हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए नेचुरल साइंस का जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके जो टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है 10 नंबर की हर सब्जेक्ट में टीजीटी में, पीजीटी में वो 20 नंबर की आती है। तो उसके मैं आपसे 2 से 3 पेपर डिस्कस करूँगी। 10 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, तो आज हम 20 या फिर 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो 3 पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। 10-10 नंबर की टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन तो बेसिक टीचिंग मेथड्स के होते हैं या पेडागोजी आप कह सकते हो उसके होते हैं, और 2 से 3 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछे जा सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। और बहुत लोगों का मुझसे सवाल रहता है कि बच्चों का जो कि एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं कि टीचिंग मेथोडोलॉजी को कौन सी बुक से करें, कहाँ से करें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि इन 10 नंबर की बजाय बाकी 190 नंबर पर आप टीजीटी में फोकस करें। इन क्वेश्चंस को छोड़े नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके जितने ज़्यादा हो सके वो आप लगा लो, ठीक है। 2021 के या फिर जो पहले हुए हैं उन वो सब आपको DSSP की साइट पर मिल जाते हैं, या कहीं से भी जहाँ से आपको मिले, आपको बेटर लगे वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो मैं आपको सेशंस करा रही हूँ, उसके बाद ये जो PDF है ना नेचुरल साइंस के पेपर की, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सिलेक्शन मेट के नाम से है वहाँ। और ये सिर्फ आपको मैं टीचिंग मेथड्स की PDF नहीं दूंगी, ये पूरा पेपर है टीजीटी नेचुरल साइंस का। ये पूरे 3 पेपर मेरे पास हैं जो मैं आपको आज कराऊंगी, और ये कंप्लीट पेपर है पूरा, पेपर 1 भी और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर मैं आपको फ़िलहाल पोर्शन करा रही हूँ नेचुरल साइंस की पेडागोजी का, लेकिन ये पूरे पेपर हैं और ये आपको मेरे PDF टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। बाकी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाइए, चाहे जहाँ से आप लगाएं, किसी बुक से या फिर ऑनलाइन, ठीक है। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना ज़रूरी था। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, DSSP के पार्ट 1 के लिए भी हम आपको तैयारी करा रहे हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। और जितनी अभी तक वीडियोस हुई हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, वो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट का नाम क्या है? DSSP PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें अब तक जितनी वीडियोज़ हुई हैं वो मिल जाएंगी। अच्छा, मैंने अभी तक आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी की जो वीडियो है हिंदी की करा दी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और मैथ्स की करा दी है। आज हम नेचुरल साइंस की कर रहे हैं। कोशिश यही है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, लगभग सभी सब्जेक्ट्स की मैं पेडागोजी आपके लिए लेकर आऊँगी, और एग्जाम तक लगातार पार्ट 1 के लिए जनरल अवेयरनेस और हिंदी के हम जितने ज़्यादा हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन खत्म होती है। अब हम बीच में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने होगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शिक्षण रणनीति में छात्र स्वयं शिक्षक के मार्गदर्शन द्वारा समर्थित तथ्यों की खोज करके स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज डज द स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय डिस्कवरिंग द फैक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद द सपोर्ट ऑफ या फिर गाइडेंस ऑफ टीचर। टीचर के थोड़े से सपोर्ट के साथ बच्चा खुद से खोज करता है और नॉलेज एक्वायर करता है, तो वो आपका कहलाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। आपने आई एम श्योर सीटेट क्लियर किया हुआ है, इसीलिए आप DSSP की प्रिपरेशन कर रहे हो। वहाँ पर आपने पेडागोजी में पढ़ा होगा, टीचिंग मेथड्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर खोज विधि है ना, एक तरीके से खोज विधि कहते हैं, ये ह्यूरिस्टिक मेथड में आता है। इसको स्वानुभाविक विधि भी कहते हैं, या आप इसको खोज विधि भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया है? ह्यूरिस्टिक मेथड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया आपसे। तो अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता क्या नहीं है? लर्निंग इज नॉट ट्रांसफरेबल। क्या लर्निंग को ट्रांसफर एक दूसरे से नहीं किया जा सकता? नॉलेज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम व्यक्तिवादी है, सुविचारित है, ठीक है। और आपका क्या है? अधिगम पर्यावरण के साथ व्यक्ति की बातचीत का परिणाम है, बिल्कुल। लेकिन अधिगम अहस्तांतरणीय है, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल है, ऐसा नहीं है। अधिगम को एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, 2009 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में बताता है? अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है।
आरटी एक्ट 2009 का कौन सा चैप्टर या कौन सा अध्याय स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में बताता है? स्कूलों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपका बताता है चैप्टर 4। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्या कौन बताता है इसके बारे में? स्कूल की और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है आपका चैप्टर 4 ऑफ आरटी एक्ट 2009। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TLM फॉर टीचर्स? TLM की फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो TLM बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला एक पॉइंट है या टॉपिक है, जिसके बारे में पेडागोजी में बहुत बात की जाती है, टीचिंग मेथड्स में जिसका बहुत यूज़ किया जाता है टीचर्स द्वारा। टीचिंग लर्निंग मटीरियल है ना, टीचिंग में हेल्प करने के लिए जो मटीरियल्स को यूज़ करते हैं उनको टीचिंग लर्निंग मटीरियल कहा जाता है। तो TLM की फुल फॉर्म याद रखिएगा, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये इसका कोई आंसर दिया नहीं गया है तो इसको स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हम राइट आंसर नहीं जान पाएंगे। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा गया था, तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं। ये स्पेसिफिकली आपके सब्जेक्ट से पूछा हुआ है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं एक बार इनको देख लेते हैं, है ना। जो ऑप्शंस हैं इनको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में है एंटी वैन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीवों की खोज की, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की खोज की, हेनरी कैम्बेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की, जोसेफ प्रिस्टली तरल हाइड्रोजन की खोज के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे सूक्ष्म जीव हुए, माइक्रोस्कोप हुआ, हाइड्रोजन हुआ, तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना उनके डिस्कवरर आपको पता होने ज़रूरी है, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ईयर वॉज दी 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया? अब अभी हाल ही में आपने देखा होगा NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये पैटर्न चेंज कर दिया गया है। लेकिन जो पैटर्न पहले चलता था 10+2+3, ये कब आया था? ये आया था 1975 से। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि NEP 2020 में क्या पैटर्न बताया है, तो NEP 2020 में क्या पैटर्न बताया है, ठीक है, 4+3+3+4 है, क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि NEP 2020 में ये जो पैटर्न है 10+2+3 ये चेंज होकर क्या हो गया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये वाला पैटर्न आया था 1975 में, यानी कि 1975 में, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ मैनी dimensions of science education was identified in the science education for first 10 years of schooling guidelines for upper primary and secondary classes? स्कूली शिक्षा के प्रथम 10 वर्षों के लिए, ठीक, शिक्षा विज्ञान शिक्षा जो है साइंस एजुकेशन उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश में विज्ञान शिक्षा के कितने आयाम बताए हैं, कितने डायमेंशंस बताए हैं, तो ये जो है टोटल 7 यानी कि 7 आयाम बताए गए हैं। ये आप याद रखना। किसमें? साइंस एजुकेशन फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लास के लिए कितनी डायमेंशन बताई गई हैं? 7 बताई गई हैं, 7, ये आप याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन है हु इज, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। दर्शन मुक्त विज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं है, केवल विज्ञान है जिसका दार्शनिक सामान बिना परीक्षा के सीमा पर ले जाया जाता है। ये किसका विचार है, किसकी थॉट है, यानी सेंटेंस किसके द्वारा दिया गया है? बेसिकली आपसे जो है ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। हु इज़ ऑफ द व्यू, किसका ये पॉइंट है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फिलॉसफी फ्री साइंस, ऐसी कोई चीज़ नहीं है फिलॉसफी फ्री साइंस जैसी। देयर इज़ ओनली साइंस whose philosophical baggage is taken on board without examination। तो ये जो कथन है, जो सेंटेंस है, ये कहा गया है डैनियल डेनेट के द्वारा। डैनियल डेनेट की ये लाइन है, अच्छे से इसको फिर से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच एज रेंज इज एसोसिएटेड विद लेटर चाइल्डहुड? लेटर चाइल्डहुड जिसको कहा जाता है आपका उत्तर बाल्यावस्था, है ना, उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड की एज लिमिट पूछी है। तो ये होती है 6 से लेकर 12 साल, 6 से लेकर 12 वर्ष, 6 to 12 ईयर्स। ये किस में आता है? लेटर चाइल्डहुड में आता है, उत्तर बाल्यावस्था में आता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ आपके किससे सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड थे, बाकी जनरल पेडागोजी जो आप सीटेट में पढ़ते हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड सवाल हैं जो आप यूपी टेट में पढ़ते हो, टेट्स में पढ़ते हो बेसिकली, या फिर कुछ लोगों ने BEd BTC में भी पढ़ा होगा। तो आपको ये समझनी होगी बात कि जो सीटेट में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो
इस पोर्शन 10 नंबर के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। PYQ करते रहो, उनसे आपको जो लगता है कि हाँ साइंस में हमें ये पता होना चाहिए, जैसे डिस्कवरर से क्वेश्चन था, वो तो आप वैसे भी साइंस में पढ़ोगे ना, तो उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बाकी उसके अलावा क्या है, पेडागोजी है, वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस 10 नंबर को इतना महत्व आप ना दें जितना बाकी 190 नंबर को आपको देना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस पेपर का। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री। अब बताओ ये कौन सा टॉपिक से, कौन सी पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ये GS का क्वेश्चन है, और वो भी 2011 का क्यों पूछा है, क्योंकि 2021 में होनी थी सेंसस, जो कि ड्यू टू कोविड नहीं हो पाई, बाद में वो अब तक चल रही है, ठीक है। अभी तक कंप्लीट हुई है या नहीं ये मुझे नहीं पता है, 21 में नहीं हो पाई थी। तो हमारी जो लास्ट जनगणना जो अभी तक रिपोर्टेड है ना, जिसकी रिपोर्ट सामने है, वो 2011 की है। तो 2011 में सेक्स रेशियो क्या था भारत में, 940 था, यानी कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां थी, 940। ये सेक्स रेशियो है, यानी कि लिंग अनुपात है भारत का। ये वैसे आपको जनरली देखो पता ही होना चाहिए, क्योंकि है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ये TM में क्या, टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या कर रहा है ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो 940 होगा, याद रखना 940 जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का सेक्स रेशियो रहा है। नेक्स्ट मैंने पेपर ओपन कर लिया है आपके लिए, ठीक है। तभी हुआ था ये, किसी और शिफ्ट का पेपर है, नेचुरल साइंस का 2021 में, टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसके पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वीमेंस डे। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे होता है। ये आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़ना है, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल वीमेन डे आपका 8 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम डिड द कंसेप्ट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन कम इनटू पिक्चर इन इंडिया। भारत में गैर पारंपरिक शिक्षा की अवधारणा किस समय भारत में उभर कर आई। तो वो समय था 60s के बाद और 70s के बाद, ठीक है। लेट 60s एंड अर्ली 70s, ये उत्तरार्ध नहीं होगा इसका, ठीक है। 70 के उत्तरार्ध 70 कर लिया, यानी कि 1960s है ना, इसको हम 60s कहते हैं। 60s के बाद एंड में, लगभग 60s का एंड हो रहा था, और 70s है ना, वो क्या हो रहे थे आपका, शुरू हो रहा था। तो उस टाइम में, ठीक है, लेट 60s एंड अर्ली 70s में नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो कंसेप्ट था वो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है वो आपसे कहता है, फॉर अ चाइल्ड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉज बिकम्स ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ। एक बच्चे के लिए प्राकृतिक नियमों की अवधारणा उसमें किस उम्र तक विकसित हो जाती है। नेचुरल कंसेप्ट जब बच्चे के अंदर आने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, तो वो 12 वर्ष की उम्र तक, यानी कि 12 ईयर्स का जब बच्चा हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 12 साल के बच्चे में नेचुरल लॉज जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, जो प्राकृतिक नियम हैं, ठीक है। चलिए अगला, ये भी पेडागोजी का सवाल था आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट का था बेसिकली। तो इसका मतलब यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी ही खाली नहीं पूछी जा रही है, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पूछी जा रही है, CDP भी पूछी जा रही है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। जैसे चाइल्डहुड का सवाल अभी हमने देखा था, ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट भी आ रहा है यहाँ पर, CDP, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी, और कुछ जनरल अवेयरनेस के सवाल भी आप देख रहे हो और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का करने का मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कर लिए क्वेश्चंस, आपको एनालिसिस करना होता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वैसे ही जैसे हम पार्ट 1 के लिए जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं ना, और हिंदी, तो उसमें हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, साथ ही साथ ये भी देखते हैं किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को योजना मिशन के USSR विशेषज्ञ किस वर्ष तकनीकी सहायता परियोजना पर भारत आए थे। इन विच ईयर डिड द USSR एक्सपर्ट्स ऑफ यूनेस्को प्लानिंग कमीशन विजिट इंडिया ऑन टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट। एक टेक्निकल असिस्टेंट प्रोजेक्ट के लिए USSR एक्सपर्ट्स ऑफ यूनेस्को प्लानिंग कमीशन के लोग भारत आए थे और 1963 में आए थे। इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, बिकॉज हम हर लेवल का पढ़ते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमने पढ़ा है, गलती से हमारे सामने आ गया तो पढ़ लिया हमने, अदरवाइज फोकस करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो है जुड़ी हुई हूँ, इन एग्ज़ाम से काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है।
ये टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्वेश्चन क्या कर रहा है आई डोंट नो, बट है तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ये कब इंडिया विजिट किया था इन लोगों ने? 1963 में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ साइंस। ये अच्छा क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। इनमें से विज्ञान की प्रकृति कौन सी नहीं है? तो ये कहता है कि साइंस इज नॉट फॉर एवरीबडी। विज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं, तो सभी के लिए है साइंस तो। मैथ्स भी सभी के लिए है। हम किसी को स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते कि इस बच्चे के लिए ये नहीं है या उस व्यक्ति के लिए नहीं है। तो ये इसकी प्रकृति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, गलत पूछा है आपसे कौन सी प्रकृति नहीं है कि विज्ञान हर किसी के लिए। भाई सभी के लिए विज्ञान है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, जो कि कहता है कि वैज्ञानिक तथ्य अवलोकनकर्ता पर निर्भर होते हैं। जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो क्या अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन करता है उस पर वैज्ञानिक तथ्य डिपेंडेंट होते हैं? नहीं, तो जो फैक्ट है वो तो उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं ऑब्जर्वर पर नहीं डिपेंड करते। ये गलत है बिल्कुल स्टेटमेंट। बाकी तीनों सही हैं, तो पढ़ लेते हैं। पहले में कहता है परिकल्पना अवलोकन पर आधारित बुद्धिमानी से लगाया गया अनुमान होता है। सिद्धांत एक स्वीकृत परिकल्पना है। सिद्धांत वो बनता है जिसको सर्टिफाइड किया जा चुका हो। प्राकृतिक नियम वस्तु को स्पष्ट तो करते हैं पर उनका वर्णन नहीं करते। ये बात भी ठीक है। पहला जैसे इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक बात है। थियोरी इज एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। सही बात है। नेचुरल लॉ एक्सप्लेन्स थिंग्स बट डोंट डिस्क्राइब देम। ये बात बिल्कुल ठीक है। फोर्थ इस पे गलत स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो एक है मैच्योरेशन, परिपक्वता, रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तैयारी, लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने का माहौल। तो आप समझ कर देखो, पढ़ते ही देख पा रहे होंगे कि तीनों चीज़ हमारे अधिगम को यानी कि लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। चाहे वो हमारी मैच्योरिटी लेवल हो, चाहे हम कितने तैयार हैं पढ़ने के लिए, वो तैयारी हो, या फिर सीखने का एनवायरनमेंट हो। ठीक है, तो तीनों हो जाएगा 1 2 3, तीनों ये बातें ठीक हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला आपसे कहता है इन दी मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप लर्निंग which kind of grouping might lead to the labeling of few students as bright and few as weak। समूह शिक्षण के प्रबंधन में किस प्रकार के समूहीकरण से कुछ विद्यार्थी मेधावी और कुछ कमज़ोर चिन्हित हो सकते हैं? तो जब योग्यता के आधार पर ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय एबिलिटी, तब आप चिन्हित कर सकते हो कुछ कमज़ोर या कुछ मेधावी छात्रों को। ठीक है, योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना पड़ेगा आपको, रुचि के आधार पर नहीं, इच्छा के अनुसार नहीं, संयोगिक विद्यार्थी समूह यानी किसी को भी उठा लिया नहीं, योग्यता के आधार पर, उनकी एबिलिटीज़ के आधार पर आप उनको ग्रुप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है विच चैप्टर ऑफ दी RT 2009 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आप देखो RT 2009 से पिछले पेपर में एक सवाल था, उसका चैप्टर 4 आपसे पूछा गया था, चैप्टर 4 में से रिलेटेड। अब यहाँ पर पूछा है कि RT एक्ट 2009 के कौन से चैप्टर में प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों के अधिकार का संरक्षण है। तो यहाँ पर चैप्टर 6 की बात हो रही है। तो RT एक्ट 2009 के चैप्टर 6 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन की बात है। इसका मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप पढ़ लेना, क्योंकि इससे पहले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन द स्टैंड डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स टेक मैनी फॉर्म्स बट दे ऑल इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन और रिजेक्शन। ठीक है, इनमें से किस संगठन का यह वक्तव्य है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार कई रूप लेते हैं लेकिन वे सभी किसी न किसी रूप में बहिष्करण या अस्वीकृति को शामिल करते हैं? तो UNO का एक कथन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटमेंट है। ये आप इसको फिर से और अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको स्पीड फास्ट लगती है तो वीडियो को कभी भी आप पॉज करके कितने भी बार उसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक, ये सेकंड पेपर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये जो थर्ड पेपर है ना, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे 3 पेपर्स के। आई होप आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा यहाँ से हेल्प मिलेगी, एक अच्छा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं
पेडागोजी पोर्शन में आपके, और आपकी जो ऐसे क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सोर्स एंड फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इनमें से कौन सा लिंग भेदभाव का स्रोत है और रूप हो सकता है? सरकारी नीतियाँ, दूसरा है परिवार और माता पिता। तो ये दोनों ही, परिवार और माता पिता और सरकारी नीतियों यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के द्वारा जो है भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, तो किया जा सकता है, ये तो पूछा है कि कौन सा रूप हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी और फैमिली एंड पेरेंट्स भी। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 चाइल्ड सेक्स रेशो क्या था भारत में? तो अभी हमने प्रीवियस पेपर में देखा, हमसे सेक्स रेशो पूछा था, जो कि कितना था? सेक्स रेशो, लिंग अनुपात भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 940 था, 1000 पुरुषों पर महिलाएं 940। उस समय जो चाइल्ड सेक्स रेशो था, बाल लिंग अनुपात, वो 914 था। तो कनेक्ट करके याद कर लेना। और ये टॉपिक क्योंकि देखो पहले भी पेपर में पूछा गया है, नेचुरल साइंस के, इसमें भी पूछा गया है, यानी कि ये पूछा जाता होगा, तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। 914 चाइल्ड सेक्स रेशो और 940 आपका जो था वो सिंपल आपका जो था सेक्स रेशो था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड कहता है कि विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर जन्म से परिपक्वता तक निरंतर चलती रहती है। क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू बर्थ टू मैच्योरेशन। जन्म से परिपक्वता तक नहीं, विकास की प्रक्रिया तो चलती ही रहती है ना, मृत्यु तक। जन्म से परिपक्वता तक नहीं, निरंतर चलती रहती है उम्र भर। ठीक, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल इंडिया सेमिनार ऑन टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी स्कूल हेल्ड एट शिमला हिल्स? ठीक है, तो शिमला में अपनी तरह का पहला माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण पर अखिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित करी गई थी 1956 में पहली बार। तो ये क्योंकि साइंस से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना या कहीं नोट कर लेना। ठीक है, 1956 में ऑल इंडिया सेमिनार, पहली ऑल इंडिया सेमिनार ऑन टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी स्कूल की गई थी शिमला में, ये भी याद रखना, और 1956 में ये भी याद रखना। ठीक है, तीनों पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। पूरा पेपर है कंप्लीट 200 नंबर का, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस? तो स्वीकृत परिकल्पना किसको कहा जाता है? और ये भी घुमाकर किसी और लैंग्वेज में क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा है, जिसको स्वीकृत परिकल्पना कहेंगे। तो जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होती हैं, वो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होते हैं। यही सेम क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थियरीज क्या होती हैं? एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं? स्वीकृत परिकल्पना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इन हिज बुक स्ट्रक्चर ऑफ साइंस डिफाइन पैराडिगम शिफ्ट एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन? इनमें से किसने अपनी पुस्तक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इन हिज बुक स्ट्रक्चर ऑफ साइंस डिफाइन पैराडिगम शिफ्ट एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, किसने अपनी बुक विज्ञान की संरचना में प्रतिमान बदलाव को एक वैज्ञानिक क्रांति का है? तो ये बोला है थॉमस कुहन ने। ठीक है, किसने बोला है? थॉमस कुहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच इज बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग? जो आगमन निगमन की विधि होती है पढ़ाने की, वो सबसे बेस्ट विधि होती है। ठीक है, तो इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक, क्या क्या ऑप्शन है? साइंस के लिए, ग्रामर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, तो तीनों, साइंस के लिए भी, ग्रामर के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी, जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता है, आगमन निगमन विधि, ये बेस्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? यानी कि ठीक है, तो इनमें से सृजनात्मक निर्धारण की कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा है। तो परिणाम द्वारा निर्धारित करना आउटकम ओरिएंटेड फीचर जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 199, विच टीचिंग मेथड इज सोक्रेट्स एन एक्सपोनेंट ऑफ? सुकरात की शिक्षण पद्धति के प्रतिपादक रहे हैं। तो जो सुकरात या सोक्रेट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर मेथड के बारे में उन्होंने बताया है और इसके समर्थक रहे हैं या प्रतिपादक रहे हैं। तो सुकरात किससे रिलेटेड है? प्रश्न उत्तर विधि से। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला जो
स्टेटमेंट है वो गलत है, जो कि कह रहा है कि बहु कक्षा शिक्षण एक ऐसी स्थिति है जहाँ कई शिक्षक एक समय में कई कक्षाओं में पढ़ाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मल्टी ग्रेड टीचिंग इज़ अ सिचुएशन वेयर मल्टीपल टीचर्स टीच सेवरल क्लासेस एट अ टाइम। मल्टीपल टीचर्स सेवरल क्लासेस को एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करें, उसको मल्टी ग्रेड टीचिंग नहीं कहते। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको मैंने 3 पेपर करा दिए हैं जिसमें 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे आपका, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी आई एम श्योर। और पूरी जो PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। हमारे साथ टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए और सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो आती है डायरेक्टली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी नेचुरल साइंस के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी इसके अलावा कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। DSSS PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सब प्रीवियस ईयर जो पेपर मैंने कराए हैं वो आपको मिल जाएंगे। अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए, बहुत ज़्यादा समय एग्जाम में नहीं है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।